नमस्कार। स्वागत है आपका कार्मिक रहस्य के इस अंक में। इस यात्रा में अब तक हमने 4 ग्रहों की कहानी आपको दी। मेरी अपनी कुंडली में बैठे ग्रह कैसे मेरे जीवन पर असर डालते आए और जो ये घर हैं जिनमें ग्रह बैठे होते हैं उनका उस राशि से क्या ताल्लुक होता है जो उस घर में लिखी होती है, उनके जरिए वो जीवन में कौन सी घटनाएं कौन से बदलाव लेकर आने वाले होते हैं, ये आपको समझाने की कोशिश है अपनी ही कुंडली के जरिए। और ये बताने की कोशिश है कि किस तरह ज्योतिष जीवन में आपके अलग अलग हिस्सों पर असर डालता है और कर्म और भाग्य की जो तमाम कहानियां हम सुनते हैं अपने लोगों से, बड़े बड़े बुजुर्गों से या फिर संत महात्माओं से, उनका ताल्लुक क्या कहीं किसी ज्योतिषीय परिस्थितियों में है कि नहीं है, ये सारी चीजें समझने और समझाने की दिशा में अपनी कुंडली के जरिए आपको ये बताने की कोशिश है कि ग्रह, राशि और उनके स्वभाव से हम किस तरह जुड़े बंधे हुए हैं। और असल में हम जो कहते हैं ना कि सब ऊपर वाले ने लिख के भेजा है, हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में हम एक्टिंग कर रहे हैं या हमसे कोई एक्टिंग करवाई जा रही है? हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं या हमसे कोई करवा रहा है? ये कहीं ना कहीं कुंडली से पता चलता है। कुंडली में बैठे ग्रहों की मौजूदगी से हमें पता चलता है, उनके गुण से पता चलता है, उनके व्यवहार से पता चलता है। तो अब तक आपको 5 भाव की कहानी सुनाई है। 5वें भाव में मैंने आपको बताया था कि मंगल की राशि है, तो मंगल की राशि का व्यवहार क्या है ये आपको बता चुका हूं। आज बात होगी छठे भाव की। छठा भाव कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने अपनी कुंडली किसी को दिखाई होगी, कहीं आपने किसी ज्योतिषी से सलाह ली है, कभी मुश्किल में आए हैं और उससे पूछा होगा, तो अक्सर या आप YouTube पे वीडियो देखते हैं, कहीं और फेसबुक इंस्टा जहां भी देखते हो, आपको कई बार छठे, 8वें, 12वें भाव के बारे में सुनने, पढ़ने, देखने को मिलता होगा। तो ये बताया गया होगा कि छठा, 8वां और 12वां भाव खतरनाक माना जाता है। हालांकि खतरनाक थोड़ा सा कड़ा शब्द हो गया, मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। अब अच्छा क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके तार जो है वो मृत्यु से जुड़ते हैं। देखिए, जो बात साफ है, ये मेरा अपना आकलन है, ये मेरा अपना विश्लेषण है कि क्यों आखिर इन भावों को खराब कहा गया। क्योंकि बहुत सारी चीजें इन भावों में लिखी हुई हैं, लेकिन जो एक मृत्यु शब्द आ जाता है, चाहे छठे भाव में हो, चाहे 8वें भाव में हो, चाहे 12वें भाव में हो, मोक्ष मुक्ति इन सब की बात हो, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं एक सामान्य धारणा में, जिसको कहा जाए इंसान के, एक मनुष्य के रूप में जीवन जीने वाले को इस शब्द से बड़ा परहेज होता है। वो इस शब्द के इर्द गिर्द भी नहीं कोई चीज सुनना चाहता है। जैसे कोई हादसे की बात कर दे, कोई कुछ बात कर दे, तो वो भी नहीं सुनना चाहता आदमी। तो इसलिए अगर बहुत एक मतलब सामान्य आदमी से समझने की कोशिश, सामान्य आदमी के तौर पर इस चीज को समझने की कोशिश करिए, तो ये शायद छठे, 8वें, 12वें भाव को अगर एक मतलब नॉर्मल ज्योतिष सीखने के क्रम में हम समझो, तो चूंकि यहाँ मृत्यु शब्द का इस्तेमाल होता है, मृत्यु का द्वार 8वें को कहा जाता है, मृत्यु का वो देखा जाता है छठे भाव से, 12वें में मुक्ति और मोक्ष की बात होती है। तो शायद इसे आप ऐसे ही समझिए कि इसलिए इसको अच्छा नहीं कहते। हालांकि आप बहुत सारी और दूसरी चीजें भी हैं जो शायद बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनको लेके जो है ज्योतिष में बात नहीं होती है। बात ज्योतिष में इसलिए कि आम ज्योतिष में भी धारणा यही है कि छठा, 8वां, 12वां भाव जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। अब छठे, 8वें, 12वें की कहानी में जब छठे की बात आएगी, तो छठे में कहा जाता है कि रोग, रिपु और ऋण, ये चीजें छठे भाव में देखी जाती हैं। आपके दुश्मन कैसे होंगे? आपका दुश्मन
सामने से आके आपसे लड़ेगा, सामने से वार करेगा, या छिप के वार करेगा, पीठ पीछे वार करेगा आपका। ये छठे भाव से देखा जाता है। आप किस किस बीमारी से जूझेंगे और कितना जूझेंगे, ये भी छठे भाव से देखा जाता है। आप कर्ज में डूबे रहेंगे कि निकल जाएंगे, या जीवन पूरा कर्ज से बिताएंगे, या कोई कर्ज ही आपकी तरक्की का जरिया बन जाएगा। ये सारी कहानी जो है वो छठे भाव से क्लियर होती है। अब छठे भाव में सिर्फ ग्रह के बैठ जाने से ये क्लियर नहीं होगा, ये बिल्कुल एकदम साफ हो जाना चाहिए। उस ग्रह पर पड़ने वाली दृष्टि, उस भाव पर पड़ने वाली दृष्टि किन ग्रहों की है, दूसरे ग्रहों का क्या कॉम्बिनेशन है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो उस पर तय करती हैं। अब जैसे अगर मैं अपनी कुंडली की बात करूं, मेरी कुंडली में छठे भाव में कोई ग्रह नहीं, लेकिन वृषभ राशि पड़ती है। वृषभ राशि यानी शुक्र की राशि। शुक्र धन संपदा का कारक, लग्जरी का कारक, ऐशो आराम देने वाला ग्रह। तो वो कहाँ पहुंच गया? छठे घर में, कर्ज वाले भाव में पहुंच गया। लेकिन राशि पहुंची है, ये ध्यान रखिएगा, ग्रह नहीं। ग्रह मेरा कहाँ बैठा है? शुक्र, जो इसका मालिक है, छठे भाव का मालिक जाके बैठ गया है सातवें घर में। तो एक लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है। और अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो भी सातवें घर का मालिक शुक्र ही होता है। लेकिन शुक्र के साथ दिक्कत ये है कि वो सातवें घर में, अपना घर में, यानी अपना घर हो गया उसका, तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अब अगर वो पीड़ित हो गया किसी पाप ग्रह से, जैसे मेरे में पीड़ित है, क्यों पीड़ित है, कैसे पीड़ित है, ये आपको बताऊंगा। वो पीड़ित हो गया तो अब क्या हुआ कि रिजल्ट नहीं मिला। दूसरी चीज, सातवीं दृष्टि उस पर किस ग्रह की पड़ रही है? चंद्रमा की पड़ रही है। कहां से? 12वें भाव से। अब 12वें भाव से चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है किसके? कर्ज के भाव पे। 12वें भाव में यानी व्यय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। ये भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? चंद्रमा नीच का हो गया, वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठ गया, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली है। तो अब उसने क्या किया? उसने खेल खराब कर दिया। चंद्रमा नीच का हो गया तो उसने वहां खर्चे बढ़ा दिए, प्लस वो उसकी दृष्टि पड़ गई। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि उतनी बुरी नहीं, लेकिन कर्ज के उस पर दृष्टि पड़ रही है, यानी कि उस भाव पे पड़ रही है जिस भाव का मालिक शुक्र है, लेकिन वह आया के बैठ गया है सातवें घर में। तो खर्चा मेरा हुआ ऐशो आराम की चीजें खरीदने में, सुविधाएं जुटाने में, मतलब आपको आपकी सोच में वो कहीं ना कहीं आया। जैसे आप खर्च भी वैसे ही करते हैं कि आप अपनी सुविधाएं जुटाने में, अगर शुक्र उस घर में बैठ गया तो कर्ज भी आप लेंगे, या तो सुख सुविधाएं जुटाने के लिए कर्ज लेंगे। हाँ, उस कर्ज से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे ये तय होगा, और ये तय कैसे होगा ये बताऊंगा आपको। लेकिन आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।